जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में आप लोगों को आज बताऊंगी। दोस्तों देखिए, हमारा जो क्लास 12 में फिजिक्स होता है तो वह दो पार्ट में होता है। तो दोस्तों यह भाग 2 का हमारा पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और पार्ट एक में हमारा पहला चैप्टर था विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और जबकि इसमें हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र है। तो आज हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिए ताकि वे लोग भी हमारे इस वीडियो को देख लें। और दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 के लिए जो स्टूडेंट क्लास 12 में 2025 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला देखिए है, यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक दिया है, क्या हेडिंग दिया है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसको है तो उसको हम समझेंगे। तो रेखीय आवर्धन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा परिभाषा हो जाएगा, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई L तथा वस्तु की लंबाई O का अनुपात प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई L तथा वस्तु की लंबाई O का अनुपात प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर हो जाएगा L अपान O, क्योंकि उसका परिभाषा ही होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई L तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर L अपान O और वह बराबर होता है -v अपान u। देखिए दोस्तों रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपान O। यह हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है और यह वस्तु की लंबाई है, और यह बराबर होता है -v अपान u। अब v हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u हमारा वस्तु की दूरी है। तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यह प्रतिबिंब की लंबाई, यह वस्तु की लंबाई, यह प्रतिबिंब की दूरी, यह वस्तु की दूरी है। हम यहाँ पे लिख देंगे जहाँ आई हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, जहाँ आई हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, जहाँ आई प्रतिबिंब की लंबाई, वो हमारा वस्तु की लंबाई, वो वस्तु की लंबाई, और v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, और u हमारा देखिए दोस्तों u हमारा वस्तु की दूरी हो जाएगा, u वस्तु की दूरी है, तो u हो जाएगा वस्तु की दूरी। तो देखिए दोस्तों रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपान O इक्वल टू -v अपान u। यदि हमें कोई क्वेश्चन दिया हो और उसमें 3 का मान दिया हो और 1 का मान निकालना हो तो हम इसी फार्मूले का यूज करके उसका मान बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपान O इक्वल टू -v अपान u। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि I हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को रेखीय आवर्धन और उससे संबंधित फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि I हमारा क्या है, O क्या है, v और u क्या है। तो दोस्तों रेखीय आवर्धन का परिभाषा ही है कि प्रतिबिंब की लंबाई I अपान वस्तु की लंबाई O का अनुपात ही हमारा रेखीय आवर्धन यानी कि m कहलाता है। दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा अगला क्या है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है। देखिए दोस्तों हमारा दिया है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v की अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं। तो n बराबर हो जाएगा c अपान v। देखिए दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक में हो जाएगा फार्मूला n बराबर c अपान v। n हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, जहाँ n हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, n हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा
सी है प्रकाश की चाल, सी है प्रकाश की चाल, और वी है माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में हमारा हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक का यदि परिभाषा पूछे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा हो जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v की अनुपात को, निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v की अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और जबकि निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा c अपान v, और जहाँ पे n हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, c प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को दूसरा टॉपिक यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और उससे संबंधित फार्मूला और उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अब हम आगे देखेंगे तो हमारे आगे क्या है दोस्तों, देखिए फिर हमारा अगला दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। अब देखिए दोस्तों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का फार्मूला WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। अब ANG हमारा है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ANW है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दोस्तों फिर हमारा अगला है WNG, मतलब कि WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए दोस्तों, हमारा अगला दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। देखिए दोस्तों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। अब हमारा जहाँ पे ANG है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको लिख देंगे y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG हमारा दोस्तों y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और हमारा ANW है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखिए दोस्तों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर हमारा हो जाएगा ANG अपान ANW। अब ANG हमारा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और ANW हमारा y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे तो हमारा अगला क्या दिया है, यहाँ पे दिया है यदि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः V1 व V2 हैं और तरंगदैर्घ्य λ1 और λ2 हो तो तब 1n2 इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू λ1 अपान λ2 इक्वल टू n2 अपान n1। देखिए दोस्तों, हमारा दिया है यदि पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 V2 और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्रमशः λ1 व λ2 हो तो 1n2 मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा V1 अपान V2 इक्वल टू λ1 अपान λ2 इक्वल टू n2 अपान n1। अब दोस्तों तीनों दिया है तो इसी में से किसी दो का मान देकर हमारा तीसरा पूछा जाता है, तो हम इसी फार्मूले का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या दिया है कि गोली अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमारा हो जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में r। देखिए दोस्तों, गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला हो जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हम। तो हमारा क्या दिया है, गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला, गोली
गोली अवतल या उत्तल, गोली अवतल या उत्तल, उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। तो दोस्तों अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में R हो जाएगा। देखिए दोस्तों गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का फार्मूला हो जाएगा N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। अब देखिए दोस्तों N2 हमारा दूसरा अपवर्तनांक है और N1 हमारा पहला अपवर्तनांक है और कैपिटल R वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम, जो नहीं पता आप लोगों को, तो कैपिटल R हमारा वक्रता त्रिज्या है, कैपिटल R वक्रता त्रिज्या है और V है प्रतिबिंब की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी है, V हमारा देखिए दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी है और U वस्तु की दूरी है, U वस्तु की दूरी है और V प्रतिबिंब की दूरी है। और N1 और N2 आप लोग जानते हैं, N1 हमारा पहला अपवर्तनांक है और N2 हमारा दूसरा अपवर्तनांक है। तो देखिए दोस्तों जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आप लोग, और यह ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले का डेरिवेशन भी पूछा जाता है दोस्तों। तो मैं डेरिवेशन गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला का डेरिवेशन आप लोगों को जरूर कराऊंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमारा हो जाएगा N2/V माइनस में N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में R। अब देखिए दोस्तों जहाँ R हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, V प्रतिबिंब की दूरी है और U हमारा वस्तु की दूरी हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे तो हमारा आगे यहाँ पे दिया है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। हमारा अगला दिया है पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए दोस्तों इसका फार्मूला हो जाएगा 1/F इक्वल टू N1 माइनस में 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए दोस्तों इसमें दिया हम पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक तथा मोटो लेंसों की फोकस दूरी कम होती है। देखिए दोस्तों यदि आप लोगों को पूछे कि पतले या मोटे में से किसकी फोकस दूरी अधिक होती है, तो देखिए दोस्तों पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है जबकि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। अब यहाँ पे दिया है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हमारा है 1/F इक्वल टू N1 माइनस में 1 फिर 1/R1 माइनस में 1/R2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला। पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र तो हो जाएगा 1/F इक्वल टू N माइनस में 1 1/R1 माइनस में 1/R2। देखिए दोस्तों पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा 1/F इक्वल टू N माइनस में 1 1/R1 माइनस में 1/R2। पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा 1/F इक्वल टू N माइनस में 1 1/R1 माइनस में 1/R2। अब देखिए दोस्तों यहाँ हम प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को जानेंगे। तो जहाँ पे हमारा F उगाया जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F हमारा हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। और हमारा F1 हो जाएगा, F1 नहीं R1 हमारा हो जाएगा प्रथम वक्रता त्रिज्या, प्रथम वक्रता त्रिज्या या फिर अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या। और R2 हमारा उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या हो जाएगा या फिर द्वितीय वक्रता त्रिज्या, इसको हम कह सकते हैं द्वितीय वक्रता त्रिज्या या उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। और दोस्तों N हमारा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तनांक, N हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तनांक।
तो दोस्तों प्रकाश के पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र का फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस में 1/r1 माइनस में 1/r2। पतले लेंस की अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस में 1/r1 माइनस में 1/r2। अब जहाँ पर f हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और r1 प्रथम वक्र त्रिज्या या फिर हम अवतल लेंस की वक्र त्रिज्या कह सकते हैं, और r2 हमारा उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्या या फिर द्वितीय वक्र त्रिज्या हो जाएगा, और n हमारा प्रकाश का अपवर्तनांक दिया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह फार्मूला हमारा समझ में आया होगा और इसमें प्रयुक्त संकेतों को अर्थ भी पता चला गया होगा। फिर हमारा अगला देखिए दोस्तों है, अगला हमारा दिया है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं तो उससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लिखेंगे वर्ण विक्षेपण की क्षमता। तो इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम से बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश की किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाश यानी कि पीली किरण के उत्पन्न विचलन डेल्टा वाई के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता की, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम से बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाश यानी कि पीली किरण के लिए उत्पन्न डेल्टा वाई के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपान डेल्टा वाई, और थीटा को हम डेल वी माइनस डेल आर अपान डेल्टा वाई लिख सकते हैं। डेल वी मतलब कि यह हमारा देखिए दोस्तों बैंगनी रंग की वर्ण विक्षेपण हम और यह वर्ण विक्षेपण क्षमता, और डेल्टा आर हमारा लाल रंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता, और डेल्टा वाई हमारा पीला रंग की, वाई से वैल्यूट आर से रेड और वाई से येलो हो जाएगा। और यह हमारा बराबर होता है एन बी माइनस एन आर अपान में एन वाई माइनस में 1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को वर्ण विक्षेपण क्षमता का परिभाषा और उसका फार्मूला भी समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला देखिए आगे दिया है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो देखिए दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में हमारा पहला टॉपिक क्या दिया है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो तो स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई द्वारा। देखिए दोस्तों जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई। और यदि दूरदर्शी की लंबाई पूछे तो दूरदर्शी की लंबाई का फार्मूला हो जाएगा एफ ओ प्लस में एफ ई। तो देखिए दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो तो उसका फार्मूला एम इक्वल टू कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई। और यदि हमें दूरदर्शी की लंबाई पूछे तो दूरदर्शी की लंबाई बराबर हो जाएगा एफ ओ प्लस में एफ ई। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो। जब अंतिम प्रतिबिंब तो दोस्तों जब अनंत प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपान डी। जब न्यूनतम दूरी पर बना हो तो स्मॉल एम कैपिटल एम बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपान डी। और देखिए दोस्तों इसमें यदि दूरदर्शी की लंबाई पूछे तो दूरदर्शी की लंबाई इसमें भी हो जाएगा एफ ओ प्लस में एफ ई। तो दोस्तों आगे मैं आप लोगों को अब देखिए क्वेश्चन बताऊंगी। अब मैंने आप लोगों को सभी फार्मूले और परिभाषा को बता दिया है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए अब दिया है बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहले हम आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए।
देखिए दोस्तों, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण प्रकाश के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। अब क्रांति कोण C का मान हमें दिया है, तो देखिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्रांति कोण हमारा दिया है, क्रांति कोण C बराबर दिया है 30 डिग्री और माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि v का मान हमें बताना है। तो होता है, देखिए दोस्तों n, तो देखिए दोस्तों होता है n बराबर हमारा होता है 1/sin इनवर्स C देता है और sin इनवर्स C का मान हमें दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम पहले अपवर्तनांक n का मान निकाल लेंगे। तो n बराबर हो जाएगा 1/sin इनवर्स 30 डिग्री। 1/sin n बराबर होता है इनवर्स बटे में आने के बाद इनवर्स हमारा हट जाएगा n/sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम जब n का मान निकालेंगे 1/2 यानी कि 2 हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा। तो n का मान हमारा 2 आ गया। देखिए दोस्तों अपवर्तनांक n का मान हमारा 2 आ गया। देखिए दोस्तों हमें साइन C का मान यानी कि क्रांति कोण साइन C का मान हमें 30 डिग्री दिया है। तो हम पहले वहां से अपवर्तनांक n का मान निकाल लेंगे। तो अपवर्तनांक n बराबर हमारा होता है 1/sin C। तो n बराबर हो जाएगा 1/sin C का मान हमें 30 डिग्री। तो n बराबर 1/sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो n बराबर यहाँ से निकल जाएगा हमारा 2। n बराबर 2 हो जाएगा। तो अब हम प्रकाश का वेग निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने आप लोगों को अभी फार्मूला बताया था कि n बराबर होता है C/v और हमें b का मान निकालना है। तो c का मान हमें पता है। c हमारा देखिए दोस्तों प्रकाश की चाल होता है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और n का मान हमें 2 दिया है। तो v बराबर b हमें निकालना है। तो v बराबर हो जाएगा C/n और c का मान 3 × 10⁸ दिया है और n का मान 2 दिया है। अब हम भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 और × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए दोस्तों यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें प्रकाश का वेग हमें ज्ञात करना था। देखिए हमारा यही पहला क्वेश्चन था। तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वह हमारे में भी उत्तर उतना आया है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया था, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमें क्रांति कोण का मान क्रांति कोण यानी कि साइन C का मान 30 डिग्री दिया है और v का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अपवर्तनांक n बराबर 1/sin C होता है। n बराबर 1/, यदि अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध पूछे तो n बराबर 1/sin C होता है। अब हम C की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे जो हमारा क्वेश्चन में मान दिया है। तो n बराबर हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए दोस्तों 2 हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा। तो n बराबर हमारा यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। अब जब हमारा n का मान निकल जाएगा और c का मान हमें पता है 3 × 10⁸ होता है तो v का मान हम बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से v बराबर जब हम निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा C/n। c हमारा प्रकाश की चाल है और n हमारा अपवर्तनांक। तो प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बटे में हमारा n का मान 2 आया है तो 2/2। अब 2 से 3 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें वेग ज्ञात करना था तो हमारा वेग निकल के आ गया 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह हमारा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यह हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन में है लेकिन मैंने आप लोगों को इसे सॉल्व करके बता दिया। यदि आप लोग को 5 नंबर में पूछे कि कैसे सॉल्व किया जाता तो आप लोग इसे आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किस रंग के लिए, मतलब हमें ज्ञात करना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया है नीले प्रकाश के लिए, दूसरा है हरे प्रकाश के लिए, तीसरा है पीले प्रकाश के लिए, चौथा है लाल प्रकाश के लिए। तो देखिए दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम हमारा लाल रंग के लिए होता है यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा वाला। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे ज्यादा अधिक लाल प्रकाश के लिए होता है। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिक होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण होगा। देखिए दोस्तों यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण हमारा कितना होगा।
तो पहला दिया है 0 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री और चौथा हमारा 180 डिग्री है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। जब सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाएगा। फिर हमारा अगला देखिए दोस्तों है, अगला हमारा, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 व v2 है तथा सघन माध्यम में क्रांति कोण c है तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि विरल माध्यम में तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 v2 है और क्रांति कोण c है तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि v1 इक्वल टू v2 इंटू टेन, नहीं ये वाला नहीं होगा, v1 इंटू v2 इक्वल टू साइन सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि सरल माध्यम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 व v2 है तथा सघन माध्यम में क्रांति कोण c है तो हमारा इसका हो जाएगा v1 इक्वल टू v2 इंटू साइन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।